चलिए, आज का टॉपिक है प्रशासन एवं पारिस्थितिकी या प्रशासन एवं परिवेश, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इकोलॉजी। जो प्रशासन का परिवेश है, कैसे वो प्रशासन को प्रभावित करता है और कैसे वो प्रशासन से प्रभावित होता है, ये बेसिकली टॉपिक है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट। पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, स्क्रीन पे एक चित्र बना हुआ है आपके सामने। दो सर्किल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। अंदर वाले सर्किल में प्रशासन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन। बाहर वाले सर्किल पे परिवेश है, इकोलॉजी। और दोनों का जो पारस्परिक प्रभाव है वो बीच में एरो के द्वारा यहां दिखाया जा रहा है। इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप या म्यूचुअल डिपेंडेंसी तो हम एरो के माध्यम से शो कर रहे हैं। प्रशासन अपने परिवेश को प्रभावित करता है और अपने उस परिवेश से प्रभावित होता भी है। तो इसे हम पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। अगर हम प्रशासन और उसके परिवेश के पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन करें तो पारिस्थितिक दृष्टिकोण, और अगर इनके पारस्परिक प्रभावों का अध्ययन नहीं करें तो उसे हम गैर पारिस्थितिक दृष्टिकोण या नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच की संज्ञा देते हैं। ये तो तय है कि प्रशासन अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है और उन्हें प्रभावित करता है, लेकिन मुद्दा ये है कि हम उस प्रभाव की स्टडी करते हैं या नहीं करते हैं, हम उस प्रभाव को स्वीकार करते हैं या नहीं करते। बहुत सारी बातें जो सही हैं, लेकिन कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते। सरकार कृषि सुधार के लिए कानून ला रही है, कई लोग कह रहे अच्छे हैं, लेकिन कई लोग कह रहे अच्छे नहीं हैं। तो फैक्ट अपनी जगह है, लेकिन लोगों की सोच वो अपनी जगह है। तो ये सच्चाई है कि प्रशासन परिस्थिति से प्रभावित होता है, लेकिन अब कुछ लोग मान रहे हैं इस बात को, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, बेकार की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली जो ये इकोलॉजिकल अप्रोच है, हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये 47-48 के आसपास आई है अप्रोच। जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलपिंग कंट्रीज या विकासशील देशों का उदय हुआ। लोक प्रशासन का जो ओरिजिन था, जो उसका डेवलपमेंट था, वो पूरा अमेरिका में हुआ था या किसी और विकसित देश में ही। उसके प्रिंसिपल, उसकी थ्योरीज, कॉन्सेप्ट सब अमेरिका में आए थे। जब भारत जैसे विकासशील देशों का उदय हुआ तो वो अमेरिका वाले रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स विकासशील देशों में फेल होने लगे, या कहें कि यहाँ की जो समस्याएं थीं, यहाँ की जो डिमांड्स थीं, उनके अनुरूप साबित नहीं हो पाए वो। अमेरिका या विकसित देशों के विद्वानों को टेंशन हो गया कि आखिर विकासशील देशों में ऐसा क्या है कि उनके नियम, कानून, सिद्धांत या नहीं चल रहे हैं। स्टडीज शुरू हुई, कंपैरिजन किए गए विकसित विकासशील देशों के समस्याओं, परिस्थितियों के कंपैरिजन किए गए, और तब ये बात समझ में आई कि
विकसित देशों की समस्याएं परिस्थितियां दूसरी हैं, विकासशील देशों की समस्याएं परिस्थितियां दूसरी हैं। ये परिस्थितियां बड़ी मात्रा में प्रशासन को प्रभावित करती हैं। यही कारण है कि अमेरिका वाला प्रशासन या नियम कानून या सिद्धांत विकासशील देशों में उपयोगी साबित नहीं हो रहे। हमें विकासशील देशों के अकॉर्डिंग प्रशासन का स्वरूप विकसित करना पड़ेगा, तब जाके हम विकासशील देशों की समस्याओं का समाधान करेंगे, लोगों का विकास कर पाएंगे। और यह पारिस्थितिक दृष्टिकोण दूसरे विषयों में पहले से था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हमने इसको इस समय इंट्रोड्यूस किया था। ज्योग्राफी हो, बायोलॉजी हो, कई और सब्जेक्ट तो पहले से था उसमें। परिस्थितियां बदल जाती हैं तो पेड़ पौधे बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं तो जीव जंतु बदल जाते हैं। तो अभी हमने यहाँ प्रशासन में भी इस बात को स्वीकार करना शुरू किया कि परिस्थितियां बदल जाती हैं तो प्रशासन बदल जाता है। प्रशासन परिस्थितियों को प्रभावित करता है और परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं। परिस्थिति में क्या क्या बातें शामिल हैं, तो उसमें सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, धार्मिक, संवैधानिक, बहुत सारी बातें हैं। हमारे चारों तरफ का जो पूरा एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, उसमें ये सब चीजें हैं। हमारा समाज कैसा है, हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारा कल्चर क्या है, हमारी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सारी चीजें। और ये सारी चीजें प्रशासन से प्रभावित होती भी हैं और उन्हें प्रभावित करती भी हैं। क्या इनके पारस्परिक प्रभाव हैं, उन्हीं की हम यहाँ कुछ चर्चाएं करेंगे आपसे इस टॉपिक में, प्रशासन और परिवेश, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोलॉजी। स्वाभाविक सी बात है कि प्रशासन और परिस्थिति जो ये टॉपिक है, इस संदर्भ में एफ.डब्ल्यू. रिक्स का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। एफ.डब्ल्यू. रिक्स ने स्पेशली इकोलॉजिकल अप्रोच के आधार पर ही काफ़ी स्टडी की, कंपैरेटिव स्टडी की, अपने कई सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, बताया उन्होंने कि कैसे परिस्थितियां प्रशासन को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। तो रिक्स का योगदान तो है ही महत्वपूर्ण, लास्ट में हम देखेंगे थोड़ा सा संक्षेप में। लेकिन कई और विद्वान भी हैं जिन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच को काफ़ी सपोर्ट किया है, उसे पॉपुलर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। एक विद्वान गाई पीटर जी, यहाँ लिखा हुआ है नाम आपके सामने। गाई पीटर्स कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्थाएं सरकार के कार्य, विशेषतः लोक प्रशासन की सीमा रेखाएं निर्धारित करती हैं। राजनीतिक तथा सांस्कृतिक व्यवस्थाएं भी सीमाएं निर्धारित करने में बराबर महत्व रखती हैं। तो जो बात हम अपने शब्दों में कर रहे हैं, देखिए बिल्कुल वही बात यहां गाई पीटर्स नाम के विद्वान, उनका स्टेटमेंट लिखा है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बड़ी मात्रा में प्रशासन के कार्य, उसकी संरचना, उसकी सीमाओं का निर्धारण करती है। मतलब प्रशासन अपनी परिस्थितियों से प्रभावित होता है। कैसे ये परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित करती हैं, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले है यहां प्रशासन और राजनीति। राजनीतिक व्यवस्था
कैसे प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, कैसे उससे प्रभावित होती है। कुछ 5-6 पॉइंट स्क्रीन पे हैं। ओवरऑल एक आइडिया बस देने की हम कोशिश करेंगे आपको। बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं इनके पारस्परिक प्रभावों के संदर्भ में। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां लिखी हुई हैं स्क्रीन पे। पहला पॉइंट आप देख रहे हैं कि राजनीति के द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति लोक प्रशासन के माध्यम से होती है। अर्थात प्रशासन साधन है और राजनीति साध्य है। प्रशासन मीन्स और राजनीति पॉलिटिक्स एंड्स। राजनीति या पॉलिटिक्स का काम होता है पॉलिसी मेकिंग, नीति का निर्धारण करना, और प्रशासन का कार्य होता है राजनीति के द्वारा निर्धारित की गई नीतियों को जनता के बीच में सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, क्रियान्वयन करना। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति जैसी नीतियां बनाएगी, प्रशासन उसी तरीके से उनका क्रियान्वयन करेगा। हाँ, कई बार हम लोगों के देश में ऐसी स्थितियां भी देखने को मिलती हैं कि राजनीति ने नीतियां तो बड़ी अच्छी बनाई हैं, लेकिन प्रशासन उतना बेहतर तरीके से क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है। स्पेशली हम लोगों के यहाँ की तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही है। बहुत अच्छी अच्छी नीतियां भी अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रही। किसान सम्मान निधि आप देखिए कि आए दिन अखबार में न्यूज है कि कितने फेक किसानों ने वो 2-2 हजार रुपए करके अब तक कितनी किस्तें अपने अकाउंट्स में जमा करवा ली हैं। स्थानीय स्तर के अधिकारियों की भी मिली भगत है उसमें। झूठे किसान बन गए हैं, कहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं और जो 2-2 हजार रुपए आ रहा है अकाउंट्स में, अब पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि अब तो भाई डीबीटी है। इतना आसान तो है नहीं अब चोरी चकारी जो पहले हुआ करता था। वापस लौटाने की होड़ लगी है कि भैया पैसा वापस ले लो, नहीं तो सबके खिलाफ अब मुकदमे होने हैं, एफआईआर हो जाएंगे सीधे अंदर। तो सोच कितनी अच्छी है, योजना कितनी अच्छी है, लेकिन क्रियान्वयन। स्वच्छ भारत मिशन या और इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, तो कई बार ऐसी स्थितियां भी हो रही हैं कि योजनाएं बन बहुत अच्छी रही हैं लेकिन क्रियान्वयन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा। कई बार कम अच्छी योजना भी अगर सही ढंग से क्रियान्वयन हो जाए तो बढ़िया रिजल्ट दे देती है। तो सबसे पहला तो इन दोनों के बीच का संबंध, प्रभाव कहें, निर्भरता कहें, यही है कि राजनीति निर्माण करेगी, प्रशासन क्रियान्वयन करेगा। मतलब प्रशासन को क्या करना है, कैसे करना है, वो तो देखिए अल्टीमेटली राजनीति ही तय करेगी। प्रशासन सही ढंग से काम करेगा तो राजनीति के जो उद्देश्य हैं, जनता से जो चुनावी वायदे किए हैं, वो पूरे होंगे, और अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट देखिए, राजनीति एवं प्रशासन के बीच कर्तव्यों को लेकर पारस्परिक निर्भरता की स्थिति है। तो यद्यपि हम बात कर रहे हैं कि राजनीति का काम निर्माण और प्रशासन का काम क्रियान्वयन है, लेकिन अब वास्तविकता है कि दोनों ही अकेले अपना काम नहीं कर सकते। राजनीति जब निर्माण करेगी तो प्रशासन की जरूरत है उसे, और प्रशासन जब क्रियान्वयन करता है तो उसे राजनीति की जरूरत है। तो फिर इनका पारस्परिक संबंध है, निर्भरता है, और नेचुरल सी बात है जब संबंध और निर्भरता है तो प्रभाव तो पड़ना ही है एक दूसरे के ऊपर। बिना इम्पैक्ट डाले हो ही नहीं पाएगी ये संबंध और निर्भरता। भाई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, नेताओं को हमने दे दिया है जिम्मा कि वो कानून बनाएं, वो नीतियों का निर्माण करें, लेकिन
वो नेता कितने योग्य हैं, कितने प्रशिक्षित अनुभवी हैं कि वो अपने उस पॉलिसी मेकिंग के काम को बेहतर ढंग से कर सकते हैं, इसमें डाउट है। और डेवलपिंग कंट्रीज में तो विशेष रूप से डाउट है। कोई हम लोगों के देश में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हमने डिसाइड नहीं करी हैं चुनाव लड़ने के लिए, एमपी एमएलए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए। तो हम देखते हैं कि कितने सारे लोग ऐसे भी हमारे यहाँ एमपी एमएलए बन रहे, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन रहे, जो एजुकेशनली बहुत क्वालिफाइड नहीं है। ट्रेनिंग हम वैसे ही नहीं देते हैं क्योंकि टेम्परेरी चुने जा रहे हैं, मैक्सिमम 5 ईयर टर्म है। एक्सपीरियंस भी कितने को है, नहीं है, कई एकदम नए नए लोग। आजकल तो परिवारवाद भी है, पितृसत्तात्मक, तो बाप के बाद बेटे को टिकट मिल जा रहा है, और नाते रिश्तेदारों को तो नए नए लोग भी कई बार। तो भले राजनीति का काम नीति का निर्माण है, लेकिन प्रशासन का सहयोग चाहिए, जो पर्दे के पीछे सहयोग करेगा, बताएगा कि कैसी नीति बननी है, उसके लिए इनपुट, उसके लिए डेटा इकट्ठा करके देगा। मतलब प्रशासन प्रभावित करेगा राजनीति को। राजनीति जनता में, चुनाव में जनता से जो वायदे करके आई है अपनी प्रायोरिटीज बताएगी, कहेगी कि हमने तो ये वादे किए चुनाव जीतने के लिए, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है पूरा करने की, कैसे करोगे बताओ, कैसे हो सकता है बताओ। राजनीति प्रशासन को प्रभावित करेगी। अब जब क्रियान्वयन की बारी आएगी, जनता के बीच में क्रियान्वयन प्रशासन को करना है, लेकिन जनता को जवाब तो राजनीति को देना है अगर गड़बड़ होना है कुछ तो। संसद में विपक्ष को जवाब जनता राजनीति को देना है, प्रशासन के कामों का भी प्रशासनिक अधिकारी आके पार्लियामेंट में, लेजिस्लेचर में जवाब नहीं देते हैं अपने कामों का, वो एमपीज को देना है, एमएलएस को देना है, मिनिस्टर्स को देना है जवाब। तो उन्हें कंट्रोल करना है प्रशासन को। मतलब फिर देखिए, दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, उनके कार्य एक दूसरे से जुड़े हैं बड़ी मात्रा में। तीसरा पॉइंट देखिए, लोक प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन और विकास का साधन है। हालांकि प्रशासन के विकास के लिए राजनीति का विकास होना जरूरी है। तो लोक प्रशासन चूंकि नीतियां बना भी रहा है, पहले दोनों पॉइंट्स में हम देख रहे हैं, और क्रियान्वयन भी कर रहा है, दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, राजनीति प्रशासन, इनकी भूमिकाएं जुड़ी हुई हैं। और उसी संदर्भ में ये अगला पॉइंट है कि अब हमें जो पॉलिटिकल चेंज करने हैं, रिफॉर्म करने हैं, डेवलपमेंट करने हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल होगा, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग की बात होगी और चाहे वो इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। इलेक्शन रिफॉर्म हमें करने हैं, कौन करेगा, कौन उनसे जुड़ी पॉलिसी बनाएगा, कौन उन्हें सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, म्यूनिसिपलिटीज, इतना हम अपने देश में उन्हें महत्व दे रहे हैं, उनकी सफलता की जिम्मेदारी किसके कंधों पे है? तो प्रशासन राजनीतिक परिवर्तन विकास का साधन है। लेकिन फिर उल्टा भी लिखा है कि प्रशासन के विकास के लिए राजनीति का विकास होना भी जरूरी है। राजनेता योग्य, अनुभवी नहीं है, ईमानदार नहीं है, दक्ष नहीं है, वो ऐसी पॉलिसी बनने नहीं देंगे। अल्टीमेटली तो मोहर उन्हीं को लगानी है। संसद में जो लोग बैठे हैं वो नहीं चाहेंगे तो कहां से आप कर लीजिएगा। तो राजनीति के विकास के लिए प्रशासन का विकास जरूरी है, और बात को उल्टा करें तब भी उतना ही ठीक है कि प्रशासन के विकास के लिए खुद राजनेताओं का भी सक्षम, दक्ष होना जरूरी है। अदरवाइज वो ना प्रशासनिक विकास का महत्व समझेंगे, ना उसके लिए एफर्ट करेंगे, जो एफर्ट हो रहे हैं उनको सही तरीके से लागू नहीं होने देंगे। उसी से जुड़ा हुआ चौथा पॉइंट है कि बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के हम किसी भी प्रशासनिक सुधार को लागू नहीं कर सकते। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म और चेंज करना है, हमें सबसे पहले पॉलिटिकल विल पावर चाहिए। वो लोकपाल, लोकायुक्त हो, वो फर्स्ट एआरसी, सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशंस हो, वो प्रशासन में कोई भी और छोटे से लेके बड़ा सुधार हो, चाहे मिशन कर्मयोगी हो या कुछ भी, अगर नेताओं की ही इच्छा नहीं है तो कुछ नहीं होगा।
स्वतंत्रता से लेकर अब तक हमारे देश में इतने सारे कमेटीज कमीशंस बने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन कितने हम उनके रिकमेंडेशंस को लागू कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? कारण देखें तो आप घूम फिर के यही है, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल पावर। 50 साल लग गए हमें लोकपाल कानून बनाने में, लोकपाल कानून बन के लागू हो गया, 5 साल लग गए नियुक्ति करने में, नियुक्ति हुए 2 साल हो गए, अभी तक कोई अपना परमानेंट ऑफिस भी नहीं है, सब बस टाइम पास। अगर नेता नहीं चाहेंगे तो राजनीति की जितनी समस्याएं बुराइयां हैं, पॉलिटिकल कल्चर क्या है हमारे देश का, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर को प्रभावित करता है, होता भी है, करता भी है। अब राजनीति में करप्शन होगा, कहां से वो प्रशासन के करप्शन को कंट्रोल करेंगे? भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, मिल बांट के ही सबका घर चल रहा है, तो एक बेईमान है दूसरे की बेईमानी पे कैसे उंगली उठाएगा, कैसे रोकेगा उसे? प्रशासन में भ्रष्टाचार होगा तो राजनीति का भ्रष्टाचार नहीं रोकेगा, और राजनीति में है तो प्रशासन का नहीं रोकना है कभी, क्योंकि है तो सब मंत्री, सचिव, एमपी और अधिकारी सब एक दूसरे से जुड़े हुए। राजनेताओं की अपराधियों से साठगांठ है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, तो नेचुरल सी बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी आज नहीं तो कल क्रिमिनलाइजेशन होना ही है। एडमिनिस्ट्रेशन पे पॉलिटिकल प्रेशर पड़ने हैं कि वो क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले, इनफैक्ट चुपचाप उनको मदद करे, सपोर्ट करे। कानपुर में विकास दुबे जैसे इतने बड़े बड़े क्रिमिनल कैसे हो जाते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई मिली भगत है प्रशासन की, संरक्षण है उनका, और उसके पीछे कहीं ना कहीं भाई पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है, वो तो सब जुड़े हुए हैं। तो त्रिकुट हमारे देश में हम देखते हैं कि राजनीति हो, प्रशासन हो, अपराधी हो, उनका एक त्रिकुट बन गया है। तो जो भी राजनीति की बुराइयां हैं वो प्रशासन को प्रभावित कर रही हैं, प्रशासन में भी धीरे धीरे वो बुराइयां आ जा रही हैं, प्रशासन की समस्याएं हैं वो राजनीति में घर कर जा रही हैं। तो करप्शन हो, अपराधीकरण हो, नेपोटिज्म या भाई भतीजावाद हो, सब। सबसे बड़ी बात, कहावत देखते हैं आपकी, जिसके घर कांच के होते हैं वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते, तो बस वही बात है। किस मूवी का डायलॉग था? राजेश खन्ना, प्रेम चोपड़ा, और आजकल भी वो डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज में भी है। संजय राउत की वाइफ के खिलाफ ईडी की जांच शुरू होती है, नोटिस जाता है, तो वो कहते हैं कि मेरा मुंह नहीं खुलवाओ। अखबार में आपने पढ़ा उनका स्टेटमेंट, हम तो बोल भी नहीं सकते, मैं तो ऐसा आदमी हूं कि मैं अभी बीजेपी के काले चिट्ठे खोलना शुरू करूंगा तो एक एक आदमी को देश छोड़ के भागना पड़ जाएगा। तो मतलब कि भाई खाओ और खाने दो। तो राजनीति और प्रशासन में वही है। ये हम राजनीति के ही दो पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो हर जगह है, तो बात वही, काम तो मिलजुल के ही हो रहा है। कहीं भी करप्शन तो हम देखते हैं कि नहीं, वो तो सबका फिक्स है। ऐसा थोड़ी है कि कांस्टेबल घूस ले रहा है तो केवल सारा अपनी जेब में रख रहा है, वो तो देना तो उसे थानेदार को भी है, और थानेदार को और आगे, तो वो तो पूरा चेन है। तो राजनीति और प्रशासन के बीच के भी रिलेशन उसी तरह के हैं। तो ये इनके आपसी संबंध हैं। और एक पॉइंट लिखा है, देखिए महत्वपूर्ण, किसी भी देश की राजनीतिक प्रणाली का स्वरूप क्या है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसका नेचर कैसा है, वो भी प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित करता है। डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है, तानाशाही, एरिस्टोक्रेसी है, कौन से सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। डेमोक्रेसी में प्रेसिडेंशियल है कि पार्लियामेंट्री है। अब ये सारी चीज़ें भी प्रशासन को, उसके स्वरूप को बड़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल टाइप की डेमोक्रेसी है, तो वहाँ आप देखिए मंत्री और सचिव अलग अलग नहीं हैं, मंत्री ही सचिव भी है, या कहें कि सचिव ही मंत्री भी है।
क्योंकि वहां प्रेसिडेंट के ऊपर कोई इस तरह की बाउंडेशन नहीं है कि ऐसे लोगों को मंत्री बनाए जो एमपीज हों। 34 करोड़ वहां की पॉपुलेशन है, प्रेसिडेंट जिसको चाहे अपना मंत्री बना ले। परिणाम आप देखिए कि 2 महीना हो गया बाइडेन को चुनाव जीते हुए, और अभी भी एक एक आदमी को चुन चुन के कि कौन डिफेंस संभालेगा, कौन फॉरेन मिनिस्ट्री, कौन कुछ। एक एक योग्य आदमी, मिनिस्टर भी वही है, सेक्रेटरी भी वही है, क्योंकि योग्य हैं। हम लोगों के यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ दोहरी सदस्यता का सिद्धांत प्रचलित है, मंत्री वही बनेगा जो एमपी होगा। अब वो योग्य हो नहीं हो, लेकिन मंत्री तो हमें उसी को बनाना है जो एमपी है। तो फिर हमें उसके सहयोग के लिए अलग से सेक्रेटरी चाहिए है जो योग्य हो, क्योंकि मंत्री की योग्यता तो भाई डाउटफुल रहेगी। तो अब प्रशासन का स्वरूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ पावर, तो स्वरूप बदलेगा कि नहीं बदलेगा? डेमोक्रेसी है तो लोक सेवक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके हमारे प्रति, लेकिन डेमोक्रेसी के अलावा कोई दूसरा सिस्टम हो, हम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल बना रहे हैं, तो तरीका बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? हमारे यहाँ कहा जाता है लोकतंत्र में कि नौकरशाही मंत्री उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। गर्दन संसद में मंत्री की फंसनी है, काम करने वाला पर्दे के पीछे नौकरशाह है। अच्छा करेगा तो तारीफ मंत्री जी ले जाएंगे, और बुरा करेगा तो गर्दन भी मंत्री जी की फंसेगी। काम वो कर रहा है ब्यूरोक्रेट, गर्दन मंत्री जी की फंसी हुई है। तो किस तरह का सिस्टम हमने अडॉप्ट किया है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, उसके अकॉर्डिंग भी चीजें डिसाइड होती हैं। तो ये कुछ राजनीतिक प्रणाली के प्रभाव या आपसी संबंध हैं प्रशासन के साथ। ये देखिए तो कुछ अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी क्या है, उसके कुछ रिलेशन है, कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है कि प्रशासन आर्थिक परिवर्तन और विकास का साधन है। लेकिन आर्थिक विकास का प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ना है तो वही जैसा राजनीति में देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था में, सब में वही, समाज में भी। नहीं, लोक प्रशासन ही तो है जो वेलफेयर स्टेट को ला रहा है, जो रेगुलेटरी स्टेट को ला रहा है। तो वो चाहे सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, उनसे जुड़ी नीतियों का निर्माण हो, उनका बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो, अल्टीमेटली सब तो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही होना है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, गरीबी हो, सारे काम तो देखिए उनसे जुड़ी नीतियां, उनसे बनाना, क्रियान्वयन करना, सब प्रशासन के द्वारा। तो आर्थिक परिवर्तन विकास का साधन, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, डिसइन्वेस्टमेंट से लेके और जितनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, तो अल्टीमेटली कौन बना रहा है, कौन उन्हें लागू कर रहा है? जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, आरबीआई या और दूसरे, अल्टीमेटली तो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही पार्ट है। तो वही सब तो तय कर रहे हैं देश के आर्थिक विकास, उसकी दशा क्या, उसकी दिशा क्या। आत्मनिर्भर भारत पैकेज कितना, किसको कितना, कितना हम कैश देंगे, कितना अकाउंट ट्रांसफर, कितना किसी दूसरे माध्यम से। लेकिन दूसरी बात फिर वही लिखी है उल्टा कि आर्थिक विकास के प्रभाव प्रशासन के ऊपर पड़ेगा। सही बात है। खाने को पैसा नहीं है, गरीबी है, बेरोजगारी, असमानता है, कहाँ से हम प्रशासन को अच्छी सैलरी देंगे, कहाँ से उनके ट्रेनिंग के इंतजाम करेंगे, कहाँ से उन्हें अच्छी कार्य दशाएं देंगे, अच्छा माहौल देंगे, कहाँ से उन्हें सुख सुविधाएं देंगे? पुलिस प्रशासन की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में कि पर्याप्त संसाधन ही नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, नए अस्त्र शस्त्र नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है,
ट्रेनिंग नहीं है, रिफ्रेशर प्रोग्राम नहीं है। क्यों? पैसा नहीं है। राज्यों में उतने वेतन भत्ते सुविधाएं सैलरीज नहीं है। कहां से अच्छे प्रशासक मिलेंगे आपको? जो मिलेंगे, आप टाइम पे पैसा नहीं देंगे, पर्याप्त पैसा नहीं देंगे, वो रुकेंगे नहीं, प्राइवेट कंपनीज को ज्वाइन कर लेंगे, अपना पर्सनल कुछ काम करेंगे। जो रुके भी रहेंगे आपके यहाँ तो बेमन से काम करेंगे, कोई कमिटमेंट, कोई डेडिकेशन नहीं रहेगा, बस टाइम पास नौकरी वाली स्थिति हो रहा है हम लोगों के देश में। फिर दोनों एक दूसरे से जुड़े। आर्थिक विकास के लिए प्रशासन का सक्षम दक्ष होना जरूरी है, लेकिन प्रशासन की सक्षमता दक्षता के लिए आर्थिक विकास का होना जरूरी है। वही बात कुछ दूसरे शब्दों में लिखी है कि आर्थिक विकास के स्तर के द्वारा प्रशासनिक विकास के स्तर की पहचान होगी। तो वही सच्चाई जो हमने घनिष्ठ रूप में जुड़े हैं, प्रशासन का विकास व आर्थिक विकास। विकसित देश हैं, आर्थिक विकास की स्थिति अच्छी है तो प्रशासन का विकास भी उतना हम कर पा रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर पा रहे, रिफॉर्म कर पा रहे, नई नई टेक्नोलॉजीज को, टेक्निक्स को अडॉप्ट कर पा रहे, उतने संसाधन मुहैया करा पा रहे। हमारे लिए संभव नहीं है वो सब करना। आर्थिक विकास हुआ है तो प्रशासनिक विकास, प्रशासनिक विकास हुआ है तो आर्थिक विकास। तो बात वही, थोड़ा शब्द बदल गए। तीसरा देखिए, देश की आर्थिक नीतियां किस तरह की हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन है, उदारीकरण, लिबरलाइजेशन है, मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, वो सब चीजें बड़ी मात्रा में प्रभाव डालती हैं। बिफोर एलपीजी हम राष्ट्रीयकरण की बात करते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, परिणाम मोनोपोली थी, करप्शन था, रेड टेपिज्म था, सीक्रेसी थी। क्यों? पॉलिसी ऐसी थी, केवल सरकार करेगी जनता का कल्याण विकास, हम बस निर्भर रहेंगे सरकार और सरकारी संस्थाओं के ऊपर, नौकरशाही के ऊपर। क्यों? हमारी पॉलिसी ऐसी। धड़ल्ले से एक के बाद एक पीएसयू खड़े करते जाएंगे, प्लानिंग करेंगे, उसमें केवल प्लानिंग कमीशन की सरकार की भूमिका रहेगी, टॉप डाउन थ्योरी होगी, दिल्ली के एसी ऑफिस में बैठ के योजनाएं बनाएंगे, अगला पॉइंट देखिए लिखा है वही नियोजन या प्लानिंग का। तो किस तरह की हमारी नीतियां हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रशासन का स्वरूप डिसाइड हो रहा है। अब केवल सरकारी उपक्रम रहेंगे, हम प्राइवेट को आने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा प्रशासन की हालत? तो हम जानते हैं, देखते हैं कि हाई लेवल का करप्शन होगा, मोनोपोली होने से इनएफिशिएंसी होगी, किसी के ऊपर कार्यकुशलता का प्रेशर नहीं होगा, नौकरी जाने का फिर भी डर नहीं होगा क्योंकि कोई कॉम्पिटिटर नहीं है मार्केट में, कीमतें हाई रहेंगी, क्वालिटी जीरो रहेगी। एलपीजी आया, देखिए कैसे चीजें बदल गई। अब प्राइवेटाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, कंपटीटर बैठे हैं, एयर इंडिया, एमटीएनएल, बीएसएनएल, सब आज बंद होने के कगार पे। पॉलिसी बदली, देखिए कैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, उसका नेचर बदल रहा है। पीएसयू सबसे अच्छा उदाहरण कि कैसे अब उनकी आज उपयोगिता संदिग्ध हो गई है। जहां कंपटीशन हो रहा है सब सरेंडर करके खड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब तक वो 40 साल उसी तरह से उनको काम करने की आदत थी, अब एलपीजी के बाद चीजें बदली हैं, वो नहीं बदल पा रहे अपने आप को। नियोजन वही आ ही गया, ऊपर ही हमने बता दिया कि नियोजन में भी प्रशासन आर्थिक कारकों के बीच का परस्पर प्रभाव दृष्टिगोचर होगा। सेवेंथ फिफ्थ ईयर प्लान तक नॉर्मेटिव प्लानिंग होती थी हमारे देश में, एट फिफ्थ ईयर प्लान से इंडिकेटिव प्लानिंग होने लगी। नॉर्मेटिव प्लानिंग में सरकार ही तय करती थी क्या करेंगे, कैसे करेंगे, और खुद करती भी सरकार थी। इंडिकेटिव में अब हम प्राइवेट कंपनीज को, एनजीओज को, सिविल सोसाइटीज को आगे करने लगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बातें करने लगे। सरकार केवल डायरेक्टर वाले रोल में आ गई, प्रशासन उसी रोल में आ गया।
और अगेन अब जिस तरह से राजनीतिक समस्याएं, उसी तरह से जो आर्थिक समस्याएं हैं वो सब भी प्रभावित करेंगी, प्रशासन को प्रभावित होंगी। गरीबी है, बेरोजगारी है, असमानता है। असमानता है तो हमें प्रशासन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा तो फिर अब एक डिबेट शुरू हो जाएगा कि ऐसे लोग प्रशासन में आ जाएंगे जो वास्तव में आने लायक हैं कि नहीं है, कितने योग्य हैं नहीं है, उसमें डाउट है, तो उससे प्रशासन की कार्यकुशलता गिरेगी। गरीबी है, लोग पढ़ लिख नहीं पाएंगे, प्रशासन में जो लोग आएंगे वो नहीं होंगे उतने सक्षम योग्य। बेरोजगारी है तो करप्शन होगा, सीटें 100 हैं, 500 हैं, आवेदक 10 लाख 5 लाख हैं तो क्या होगा उससे। घूसखोरी बढ़ेगी, पर्दे के पीछे 20 लाख 50 लाख दे के नौकरियां पाने की होड़ रहेगी। उससे हो सकता है प्रशासन में ऐसे लोग आ जाएंगे कि जो उतने सक्षम ना हो। ऐसे लोग आएंगे तो फिर उन्हें अपना घर भरना है। भौतिकतावाद है, ब्लैक मनी की प्रॉब्लम है, सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से आपस में। सामाजिक, सांस्कृतिक, सोशल, कल्चरल फैक्टर्स, अब उनका रिलेशन, उनका प्रभाव तो कुछ 2-3 पॉइंट देख रहा है। पहला पॉइंट फिर वही है जो हम राजनीतिक और आर्थिक में देख रहे हैं कि प्रशासन सामाजिक परिवर्तन और विकास का साधन है, लेकिन फिर दूसरी तरफ वही बात है कि सामाजिक वास्तविकताएं कैसी हैं, क्या उनका प्रभाव प्रशासन के ऊपर है। प्रशासन समाज को बदलेगा, लेकिन समाज प्रशासन को बदलने में भूमिका निभाएगा और या नहीं निभाएगा। लोक कल्याणकारी राज्य में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सबकी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर। अब समाज में वो शिक्षा हो, वो स्वास्थ्य हो, वो दहेज प्रथा हो, तीसरा पॉइंट जाति प्रथा, जितनी भी बुराइयां कुरीतियां हैं, कन्या भ्रूण हत्या वगैरह, करप्शन भी, अब आर्थिक समस्या भी, सामाजिक समस्या भी, सबके समाधान, सबको रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की। उनसे जुड़ी नीतियां बनाना, उनको लागू करना प्रशासन का काम। लेकिन हम देख रहे हैं कि यही समस्याएं प्रशासन के कामों में रुकावट भी बनी है, बाधा भी बनी है। जिन लोगों का आप विकास करने जाते हैं वही पत्थर लेके दौड़ा देते हैं। वो कहते नहीं चाहिए हमें अपना विकास, चाहे वो कृषि कानून हो, चाहे वो सीए हो, या और इस तरह के जो भी इशूज। उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत हो, कन्या बचाओ हो, टॉयलेट्स बनाने की बात हो, जितने सारी सरकार की वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिन लोगों के लिए स्कीम चल रही हैं वही रुकावट बने हैं। कोरोना के दौर में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर, नर्स, पुलिस वाले जा रहे हैं लोगों का घरों में कोरोना टेस्ट करने के लिए, पॉजिटिव है तो उनको अस्पताल में भर्ती करने के लिए उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। क्या है हमारे समाज का नेचर? वो प्रशासन के कामों को प्रभावित कर रहा है। प्रशासन को समाज को सुधारना है, परिवर्तन करने हैं, दोनों फिर आपस में बातें जुड़ी हुई हैं। अब प्रशासन को कोरोना के मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कराना है, उन्हीं कोरोना के मरीजों, उनके घर वालों, रिश्तेदारों से पत्थर भी खाना है। ये सब प्रॉब्लम है ही है जो प्रशासन को प्रभावित कर रही हैं। दहेज प्रथा है तो करप्शन हो जाएगा, जाति प्रथा है तो फिर उसकी वजह से हमें आरक्षण देना पड़ेगा, क्योंकि पर्टिकुलर जातियां कुछ पिछड़ी रहेंगी, कुछ अगड़ी जातियां हो जाएंगी, अनटचेबिलिटी जैसी समस्याएं हो जाएंगी। सबको सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, आजकल पैसे से इज्जत सम्मान, तो उससे करप्शन बढ़ जाएगा। मृत्यु भोज जैसी, बाल विवाह जैसी समस्याएं, उन सब की वजह से भी
प्रशासन के काम डिसाइड होने लगेंगे, उसका नेचर, उसका कल्चर डिसाइड होने लगेगा। दूसरा पॉइंट, प्रशासन की कार्यात्मक गैर कार्यात्मक स्थितियों का विश्लेषण सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर। तो वही बातें आ गई, प्रशासन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल चीजें, क्या कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, तो सब उसी सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार। एथिक्स में एक एग्जाम्पल हम देते हैं कि भाई अगर किसी आदिवासी को पर्यावरण संरक्षण का महत्व समझाना है, पेड़ ना काटें इस बात के लिए उन्हें जागरूक करना है, अब प्रशासनिक अधिकारी उनके बीच में जाके ग्लोबल वार्मिंग और कूलिंग समझाने लगे और उस आधार पे कहे कि पेड़ नहीं काटिए, तो समझ में आएगा उसके? नहीं, पत्थर मार के भगाएगा। उसका तरीका है कि उस पेड़ के ऊपर 4-6 देवी देवताओं के झंडे झंडियां लगा दें, चित्र लगा दें, लाल पीले धागे लपेट दें खूब सारे उसके ऊपर, ज्यादा है तो पेड़ के नीचे 1-2 कोई प्रतिमाएं मूर्तियां रख दें और कह दें कि इस पेड़ में भगवान का वास है, कि देवता का वास है। उसके बाद काटेगा कभी उस पेड़ को, उल्टा और पूजा करेगा उसकी। तो जो कहावत होती है, जैसा देश वैसा वेश, हम बात भी वही कर रहे हैं कि भाई जैसा देश वैसा वेश, मतलब जैसा परिवेश वैसा प्रशासन, वैसा उसका काम करने का तरीका। तब उनका कल्चर क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं नहीं है, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज कितनी है या नहीं, एटीट्यूड कितना है साइंटिफिक या नहीं, उस सबको बिना ध्यान में रखते हुए आप अगर अपने अंदाज में बात करोगे तो आएगा उनको समझ में। उनकी भाषा में, उनके अकॉर्डिंग, उनकी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करोगे तो हो पाओगे सफल, नहीं तो नहीं हो पाओगे सफल। तो पेड़ कटने से बचाने का तरीका एक पढ़े लिखे आदमी के लिए हो सकता है कि भाई ये इतना ऑक्सीजन दे रहा है कि उतना CO2 सोख रहा है और उसके क्या फ़ायदे हैं, वार्मिंग कूलिंग, तो समझाएं। लेकिन एक अनपढ़ ग्रामीण आदमी के लिए तो इन चीज़ों का कोई मायने नहीं है, उन्हें उनके तरीके से हमें समझाना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये सारी बातें जो समाज से जुड़े कुछ पक्ष हैं। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल बातें कुछ हैं, संवैधानिक वैधानिक कुछ कारक हैं, फैक्टर हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो देखिए कि प्रशासन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अल्टीमेटली सब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हमने लॉ बनाए हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, वो डिसाइड करते हैं। तो अब संविधान का, कानूनों का भी प्रभाव है प्रशासन के ऊपर। सिविल सर्विस वैल्यू संविधान में ही लिखे हैं। प्रीएम्बल देखें आप कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी में लिखा है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, फ्रेटर्निटी, एकता, अखंडता, और जो जो चीज़ें कि प्रशासन को क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, तो सब कुछ तो भाई संविधान ही मार्गदर्शक है। लाइट हाउस कहा जाता है उसे, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। सबको संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। हमारे देश में कुछ भी संविधान के अगेंस्ट नहीं हो सकता। उसके तहत बने नियम कानूनों के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होना चाहिए, उनके अगेंस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो वो बड़ी मात्रा में प्रभावित कर रहे प्रशासन के कार्यों को। और फिर देखें आपकी वो कानून बना कौन रहा है, उस संविधान में संशोधन कौन कर रहा है, तो अल्टीमेटली घूम फिर के प्रशासन। फिर पारस्परिक रिलेशन है उनका। दूसरा पॉइंट देखिए, संवैधानिक कारकों के आधार पर ही प्रशासन की स्वनिर्णय की शक्ति, डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं, एवं उन शक्तियों के अभ्यास की प्रक्रिया, क्या लिमिटेशंस होंगी, उन सब का उल्लेख। आर्टिकल 13 देखते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू। विधायिका ऐसा कानून नहीं बना सकती, कार्यपालिका ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकती जो
मूल अधिकारों को छीनते हों, और फिर केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आ गया, तो अब ऐसे काम भी नहीं हो सकते, कानून नहीं बन सकते जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको चोट पहुंचाते हो। तो देखिए लिमिटेशंस भी तय कर दी गई हैं। पहले पॉइंट का ही एक तरह से विस्तार है कि प्रशासन क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, उसी संविधान के द्वारा है, क्या उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। तीसरा पॉइंट भी प्रशासनिक कर्तव्य और निर्णयों का संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना आवश्यक है। तो पहले ही बता दिया हमने, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता हमारे देश में। बैठा है कोर्ट उसके लिए, तुरंत उसको रिव्यू करेगा और जीरो घोषित कर देगा। नियम कानूनों की कमियां, उनमें जटिलता, उनके पालन के प्रति निष्ठा का अभाव, ये सब तत्व भी प्रशासन के ऊपर प्रभाव डालते हैं। हम पढ़ते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार का एक कारण यह भी है कि न्यायपालिका में 20 साल के पहले फैसले नहीं होते हैं। नियम कानून इतने जटिल हैं कि आम आदमी की समझ में नहीं आते हैं। तो देखिए आप, प्रशासन में भ्रष्टाचार के कारण ये भी है कि न्यायिक प्रक्रिया के दोष हैं, नियम कानूनों के दोष हैं। तो ये सब चीजें भी मतलब प्रशासन को प्रभावित कर रही हैं। प्रशासन फायदा उठा रहा है और नियम कानूनों का, उन लूपहोल्स का। पता है प्रशासन को कि करप्शन करेंगे, फंस भी जाएंगे तो रिटायर पहले हो जाएंगे, कोर्ट का फैसला बाद में आएगा, और उसमें भी घूस खिला देंगे तो फेवर में ही आएगा फैसला। तो इन सब का भी रिलेशन है आपस में। और लास्ट है, जैसा शुरू में भी मैंने बताया, FW रिक्स। बिना FW रिक्स की चर्चा के इकोलॉजिकल अप्रोच कभी पूरी हो ही नहीं सकती है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण या इकोलॉजिकल अप्रोच पे सबसे महत्वपूर्ण वक्तव्य कहें, स्टेटमेंट, कंट्रीब्यूशन कहें, तो वो FW रिक्स का है। एक कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन या तुलनात्मक लोक प्रशासन, और दूसरा इकोलॉजिकल अप्रोच या पारिस्थितिक दृष्टिकोण। इन दो के सबसे महत्वपूर्ण विद्वान FW रिक्स है। रिक्स ने अपनी पूरी स्टडी ही इसी बात पे की है कि टेलर, बेवर, फ्योल, गुलिक जैसे जो विद्वान हुए हैं, स्पेशली द्वितीय विश्व युद्ध के पहले के जो थिंकर्स हैं, वो नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच पे बेस्ड थे। उस समय चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज नहीं थी, केवल अमेरिका या ब्रिटेन या फ्रांस या किसी विकसित देश के संदर्भ में ही उन्होंने अपनी थ्योरीज दे दी, अपने प्रिंसिपल ले आए, वो फेल हो गए वो डेवलपिंग कंट्रीज में। रिक्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद के विद्वान हैं, डेवलपिंग कंट्रीज आ गई थी उसके बाद के विद्वान हैं, तो इन्होंने अब उसके अकॉर्डिंग बातें की कि देख लो, परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखोगे, डेवलपिंग कंट्रीज की समस्याओं, सिचुएशंस को नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा काम। तो इनकी पूरी स्टडी ही इसी अप्रोच पे हुई। इसके लिए इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी करी डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की, और फिर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। तो रिक्स ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक नमूने का महत्व उसकी पारिस्थितिकी के अंतर्गत ही होता है। नमूना मतलब स्ट्रक्चर, नमूना वो नेगेटिव सेंस में नमूना नहीं कि प्रशासन का स्ट्रक्चर क्या है, उसका वर्क कल्चर क्या है, वो उसकी परिस्थिति, उसकी इकोलॉजी से ही जुड़ा है, हम उसे अलग कर ही नहीं सकते। रिक्स ने 1959 में एक मॉडल दिया है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड साला मॉडल, जिसमें उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज को नाम दिया था प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, प्रिज्मीय समाज का। प्रिज्मेटिक सोसाइटी एंड साला मॉडल जो अलग से हम पढ़ते हैं रिक्स का, चूंकि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बस हम थोड़ा संदर्भ के रूप में बस आपसे बात कर रहे हैं, वो अलग से पूरा टॉपिक हम एक सेपरेट टॉपिक के रूप में पढ़ते हैं।
तो रिक्स ने विकासशील देशों की जो परिस्थितियां हैं, इकोलॉजी है, उसकी बहुत डिटेल स्टडी करी। उसके लिए अमेरिका के विद्वान थे, देखिए अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट, भारत, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कई विकासशील देशों का भ्रमण किया उन्होंने। 57, 58 भारत भी आए, कई और देशों में गए। नजदीक से यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां देखी, कैसे ये परिस्थितियां प्रशासन को प्रभावित कर रही हैं, उसकी स्टडी की और तब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। रिक्स ने बताया कि विकासशील देशों की 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं, विषम जातीयता, हेट्रोजेंसिटी, सोसाइटी की बात करी उसमें उन्होंने। औपचारिकता, फॉर्मलिज्म और ओवरलेपिंग, परस्पर व्यापन। विषम जाति, ओवरलेपिंग के कई आयाम बता दिए, भाई भतीजावाद, बहु समुदायवाद, बहुमूल्यवाद। अर्थव्यवस्था की भी बात हुई, राजनीति की भी बात हुई, समाज की भी बात हुई। विषम जातीयता का मतलब बताया कि एक ही समय में कई तरह की प्रथाएं, परंपराएं एक साथ चल रही हैं विकासशील देशों में। उनका प्रभाव प्रशासन के ऊपर देखने को मिल रहा है। जैसे आप देखिए, चिकित्सा प्रशासन है, हमारे देश में कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं चिकित्सा प्रशासन में। एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, नेचुरोपैथी, वो जो गांव में चलता है तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, वो अलग ही है। झोला छाप डॉक्टर, वो अलग ही है। और सब चल रहे, देखिए सब की रोजी रोटी चल रही है। कितनी सारी पद्धतियां, क्यों? क्योंकि समाज में उतने तरह के लोग हैं, उतनी तरह की प्रथाएं, परंपराएं, रीति रिवाज हैं। 138 करोड़ में कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, अपने आप को बहुत मॉडर्न मानने लगे हैं, हर चीज़ के लिए एलोपैथी चाहिए उन्हें, सब कुछ उसी नज़रिए से देखना है। कुछ अभी भी वो पुराने जमाने वाले हैं तो नहीं, वो आयुर्वेद वाला काढ़ा ले आओ, गिलोय और अश्वगंधा और ये और वो, और उसी से। कुछ हैं कि प्राणायाम कर लो, ये कर लो, वो कर लो तो कोरोना भाग जाएगा। कुछ देखिए तो होम्योपैथी की भी दवाई बताई गई कि कौन सी, तो जो भी दवाई थी होम्योपैथी की वो खा लो। तो भाई सबके मानने वाले लोग हैं, सबके लिए एक वर्ग है 138 करोड़ में, सबके अपने मूल्य हैं, प्रथाएं, परंपराएं हैं। तो चूंकि प्रशासन, समाज में कई तरह की प्रथाएं, परंपराएं हैं, तो परिणाम कि प्रशासन में कोई एक रूप पद्धति नहीं है। हमारे देश में प्रशासन में भी 56 चीजें चल रही हैं एक साथ। एक ही तरह के प्रशासन में भी 56 अलग अलग चीजें, एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, ये भी है, वो भी है। तो मतलब समाज प्रभावित कर रहा है प्रशासन को कि नहीं? इस पूरे जो मॉडल था उनका, प्रिज्मेटिक सोसाइटी मॉडल, यही बताया उन्होंने। समाज कैसे प्रभावित करता है, अर्थव्यवस्था कैसे प्रभावित करती है, राजनीति कैसे प्रभावित करती है। तो ये एफ.डब्ल्यू. रिक्स का यहाँ योगदान है इस संदर्भ। तो ये पूरा टॉपिक है प्रशासन एवं परिवेश, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स इकोलॉजी। तो इस टॉपिक में इतना ही फिलहाल। रिक्स की अलग से चर्चाएं होंगी, वो जहाँ जैसी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। सो फिलहाल इस टॉपिक में इतना ही। कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आज रोकेंगे। कल से शुरू करेंगे सेकेंड यूनिट, थिंकर्स। बहुत सारे थिंकर, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी है। साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, एफ.डब्ल्यू. टेलर, ब्यूरोक्रेसी मॉडल, मैक्स वेबर, या ऐसे बहुत सारे थ्योरीज और उनसे जुड़े हुए थिंकर्स पढ़ेंगे। कल से शुरू होगी सेकेंड यूनिट। आज अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। बहुत डिटेल डिस्कशन हमने किए हैं फर्स्ट यूनिट में, बहुत सारे एडिशनल टॉपिक पढ़े हैं, सिलेबस में नहीं थे ऐसे बहुत सारे टॉपिक। बहुत सारे टॉपिक आगे पीछे से उठा के भी हम यहाँ लाए तो पढ़े।
तो अगर कोई कुछ अब पूछना चाह, हाँ एक बात और, आप में से कितने लोग दिल्ली में हैं? परसों दूरदर्शन में एक दो बड़े महत्वपूर्ण डिस्कशन हैं। अगर आप लोग दिल्ली में हैं और उन डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टीवी पे दिखना चाहते हैं, तो बताएं। 3 लोग तो फाइनल हो गए हैं, 2 लोग और अभी मेरे पास कहें कि सीट खाली है, हम भेज सकते हैं। 5 लोगों को भेजना है। तो परसों 11:30 दूरदर्शन की गाड़ी आएगी यहीं कोचिंग, यहाँ से आपको लेगी और वापस यहीं छोड़ेगी। 2 टॉपिक पे डिस्कशन है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण डिबेट्स हैं। एक स्टार्टअप इंडिया के ऊपर है और दूसरा स्पेस साइंस और स्पेस टेक्नोलॉजी के ऊपर है। तो आप में से जो लोग अगर दिल्ली में हैं और जाने के इच्छुक हैं तो बता सकते हैं। कोई नहीं है ऐसा जो दिल्ली में है या जाने का इच्छुक है?